नमस्कार। मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट्स रिलेशन विद प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ इसी में हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट स्टेट लेवल एंड इट्स रिलेशन विद गवर्नर। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो काम प्राइम मिनिस्टर का है सेंट्रल लेवल पे, सिमिलर काम स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है। ठीक है, तो विद इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन हम दोनों के क्रियाकलाप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राज्य में दो तरह की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। एक जो कि डीजियोर का मतलब है जो कि केवल नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के, और दूसरे डिफैक्टो जो कि रियल हेड है। नॉमिनल और रियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के मामले में अगर देखा जाए यूनियन लेवल पे, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उससे प्रेसिडेंट बाउंड है। तो उनका अपना बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो अपने मन से नहीं चला सकते। उनको कुछ भी करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, और ये जो एडवाइस देंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, ऑर्डर जारी कर सकते हैं। तो इस वजह से दो तरह के हैं, डिजियोर नॉमिनल एंड डिफैक्टो रियल। कॉन्स्टिट्यूशन में आए तो आर्टिकल 74 बात करता है कि देयर शैल बी का मतलब है कि इट्स नेसेसिटी। जहां पे भी शैल यूज होगा उसका मतलब है कि यह चीज होना अनिवार्य है। ठीक है, तो देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होना अनिवार्य है। और आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब है कि जब कभी भी इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन खत्म हो गया, तो इलेक्शन खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो मेजोरिटी जिस पार्टी को मिली है या कोलिजन को मिला है, उसके मेजोरिटी लीडर को वो यूजुअली प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर का जब अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर जिस जिस व्यक्ति के बारे में रिकमेंड करते हैं, उन सबको वो मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सेम ये सारी चीजें जो है स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर के केस में भी सिमिलर अप्लीकेबल है। अंतर बस इतना है कि यूनियन में प्रेसिडेंट करते हैं, स्टेट में अपॉइंटेड बाय गवर्नर होता है। ठीक है, यूनियन में ओथ भी दिलवाते हैं, जो ओथ लिया जाता है, ओथ प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, स्टेट में गवर्नर के द्वारा दिलाया जाता है, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, अब हम पहले प्राइम मिनिस्टर ऑब्लिक में डाल देते हैं, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इनका रिलेशन हम तीन तरह से देखेंगे। पहला, रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके ये हेड है।
प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इनका रिलेशन जो है वो यूनियन में पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्या है। और तीसरा देखेंगे रिलेशन विथ प्रेसिडेंट, या फिर स्टेट लेवल पे यही हो जाएगा रिलेशन विथ गवर्नर। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के केस में इनका क्या रिलेशन है। तो जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में ये नाम रिकमेंड करते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की कि मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे ही गवर्नर या प्रेसिडेंट फर्दर जो मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मिनिस्टर अपॉइंट होने हैं उनका नाम रिकमेंड प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सिमिलरली जब कभी भी मिनिस्ट्री सबने ओथ ले लिया, ओथ लेने के बाद उनके बीच जो मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एलोकेट और रिशफल करते हैं किसी का पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या हुआ कि जैसे होम मिनिस्ट्री किसको मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको मिलेगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसको मिलेगा, एचआरडी किसको मिलेगा। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं या फिर मिनिस्ट्रीज हैं उन मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज कौन होंगे, उन सब के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर ही एलोकेट करते हैं पोर्टफोलियो। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तब वो किसी मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कीजिए। और अगर मानिए कि गलती से कोई मिनिस्टर रिजाइन करने से मना करता है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप उस मिनिस्टर को रिमूव कर दीजिए। और प्रेसिडेंट पे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस बाइंडिंग होगा, वो रिमूव कर देंगे। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उन सब मीटिंग को कौन, प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर करते हैं। प्रिसाइड ओवर का मतलब उसकी अध्यक्षता करेंगे और वो अपने डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस प्रभाव डाल सकते हैं किस प्रकार कि अगर कोई मिनिस्टर मानिए मना करता है उनकी बात को मानने से तो उनके पास ऑप्शन है कि वो क्या करेंगे, रिकमेंड कर देंगे कि भैया इसको हटा दिया जाए। ठीक है, साथ में जितने मिनिस्टर्स हैं वो सारे मिनिस्टर्स को कंट्रोल, गाइड, रेगुलेट एंड डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो पीएम प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट है और फिर सारे मिनिस्टर जो हैं वो उनके नीचे होते हैं। तो बीइंग अ हेड वो सबसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि क्या आपका कैसा चल रहा है, क्या चेंजेस लाने हैं, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, तो ये रेगुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मानिए रिजाइन करते हैं विथ रेजिग्नेशन ऑफ पीएम और सीएम, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने प्रधानमंत्री के ही एडवाइस पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना था, जब प्रधानमंत्री ही नहीं है पद पे तो उनसे जुड़ के जो लोग आए थे वो भी नहीं है, ये लिंक खत्म। इसलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कोलैप्स कर जाता है जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं। नाउ कम टू रिलेशन विथ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पीएम वो बीच की कड़ी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के। जो कुछ भी कम्युनिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेसिडेंट को, तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही किया जाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किस रेस्पेक्ट में? तो दो रेस्पेक्टिव है, एक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एग्जीक्यूटिव फंक्शन के और दूसरा लेजिस्लेटिव फंक्शन के। लेजिस्लेटिव फंक्शन के का मतलब है कि जितना भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल आएगा जो कि आने वाले सेशन में या फिर ऑर्डिनेंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाना है, तो जो भी लेजिस्लेशन बनना है उसके रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना, उनको सूचित करना, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है।
यह बिल्कुल सेम है गवर्नर के केस में भी, कि जो चीफ मिनिस्टर है वो कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर को। नेक्स्ट, अगर मानिए कि राष्ट्रपति या गवर्नर, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने क्षेत्राधिकार में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ठीक है, तो भी चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर का जो है पीएम सीएम का काम है कि वो इंफॉर्मेशन फर्निश करना, प्रोवाइड कराना। और अगर मानिए कि कोई कभी क्या होता है कई बार कि किसी मिनिस्टर के पास कोई आइडिया है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के पास, ठीक है, और इंडिविजुअल मिनिस्टर उस पर काम करना चाहते हैं, तो वो अकेले अगर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाकर के कहेंगे मेरे पास आइडिया है, आप इसका इस पे हमको जो है सो गाइड कीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को बुला करके उनको बोलेंगे कि आप इस मसले पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बात कीजिए और उनका क्या एडवाइस है वो बताइए। अब ये इस पे जो है सो चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद जो डिसीजन होगा वो फिर डिसीजन जो है क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उस पर अमल करेंगे। सेम फीचर गवर्नर भी करेंगे चीफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में। और लास्ट, कुछ की अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो यूनियन लेवल पे होते हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल जो एग्जीक्यूटिव, लीगल एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं, लीगल ऑफिसर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो लीगल ऑफिसर होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। चीफ मिनिस्टर, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, इनका अपॉइंटमेंट होता है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब का अपॉइंटमेंट होता है। और चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, और किसके एडवाइस है, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी सर्टेन पोजीशंस हैं, जैसे कि मानिए कि एडवोकेट जनरल हो गए एट स्टेट लेवल, ठीक है, तो एडवोकेट जनरल हो गए, जैसे ही अटॉर्नी जनरल है स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल, इनका अपॉइंटमेंट। उसके बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर का अपॉइंटमेंट, ये प्रेसिडेंट ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ऑल्दो इनके रिमूवल के लिए आपको गवर्नर इसको जब चाहे तब हटा सकते हैं, बाकी दोनों के केस में इनकी इंडिपेंडेंस और इनकी स्वायत्ता को बरकरार रखने के लिए दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी से प्रेसिडेंट के द्वारा हटाए जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर के द्वारा बट रिमूवल होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा, इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, या फिर यहाँ पे हम जो है ऐड कर देते हैं चीफ मिनिस्टर के केस में स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर, ये पीएम, ये एडवाइस करते हैं अपने अपने हेड को, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, टू समन प्रोरोग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति और गवर्नर के पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर का सेशन बुला सकते हैं, तो सेशन बुलाने के साथ साथ सेशन को बड़ा करना है, सेशन को कट शॉर्ट करना है, छोटा करना है, ठीक है, दोनों ही काम ये अपने जो गवर्नमेंट के हेड हैं उनके एडवाइस पे करते हैं। गवर्नर करते हैं चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे और प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, खत्म कर दीजिए किसी भी समय। उसी तरह से गवर्नर को एडवाइस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर कि आप जो विधानसभा है उसको भंग कर दीजिए। और तीसरा, अनाउंस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन फ्लोर ऑफ हाउस, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है आने वाले समय में, वो किस तरह से फंक्शन करेगी, क्या क्या नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, इन सब के बारे में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको टेबल करें, ठीक है। अब आते हैं कि अदर पावर्स क्या क्या है, जो जैसे चेयरमैन ऑफ नीति आयोग,
तो ये सारे जो है ना एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो कोई व्यक्ति भी प्रधानमंत्री होगा वही ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएगा नीति आयोग का, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, इंटर स्टेट काउंसिल का, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलग से अपॉइंटमेंट होना है। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नीति आयोग और इसके चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। एंड जो यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन कौन होता है? प्रवक्ता जिसको कहते हैं। प्रवक्ता कहते हैं जो लोग मतलब जो पॉलिसीज हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो सारा मीडिया के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पक्ष रखते हैं अपना मीडिया में लोगों के सामने तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में सीएम जो है वो चीफ स्पोक्स पर्सन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, कम टू नेक्स्ट। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, विधायिका, दोनों के संदर्भ में हमने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के कार्यकलाप को देख लिया। अब आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है एक्चुअली? तो जितने भी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें आ गए आपके प्राइम मिनिस्टर, इसमें आ गए आपके सारे कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें आ गए आपके डिप्टी मिनिस्टर, उसके बाद इसमें आ गए आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस। इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं कि इनको जो है ना कोई भी पोर्टफोलियो किसी समय एलोकेट किया जाता है या फिर ये यूजुअली असिस्ट करते हैं किसको, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और साथ ही इसमें यहाँ पे एक और जोड़ दीजिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कलेक्टिवली अकाउंटेबल होगा किसके लिए? यूनियन में लोकसभा के लिए और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। अर्थात अगर मानिए कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, तो जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे हैव टू रिजाइन, दे हैव नो चॉइस टू रिमेन कंटिन्यू इन ऑफिस। ठीक है, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो एक एक करके होता है वो होता है यूनियन में प्रेसिडेंट की तरफ और स्टेट में गवर्नर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो अपॉइंट करता है वो हटा भी सकता है। यहाँ पे दे इंजॉय ऑफिस ओनली ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि मानिए कि जब तक ये एडवाइस पे ही काम करेंगे, जब तक एडवाइस नहीं देंगे पीएम सीएम, पीएम और यहाँ सीएम, तब तक वो नहीं हटाते। ठीक है, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की तरफ होती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 था उसने क्या किया कि उसने बाइंडिंग नेचर बना दी। बाइंडिंग मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस होगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा। यहाँ पे देखिए ये प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में बात की गई है, गवर्नर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, कुछ बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब कि गवर्नर हमेशा बाउंड नहीं होंगे लेकिन प्रेसिडेंट हमेशा एडवाइस से बाउंड है। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे इसका मतलब प्रेसिडेंट की अपनी इंडिविजुअल जो कुछ पावर होनी चाहिए वो तो खत्म हो गई। तो उसी को थोड़ा सा पावर देने के लिए क्या किया गया कि प्रेसिडेंट एक बार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन आता है उसको एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि आप देखिए ये गलत हो रहा है, आप एक बार इसको फिर से रिकंसिडर कीजिए। और अगर मानिए कि रिकंसिडर करने के बाद दोबारा से भेज देते हैं तो फिर प्रेसिडेंट बाउंड हो जाएंगे क्या करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है,
ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका नेचर ऑफ एडवाइस, एडवाइस का क्या इम्पैक्ट होगा। तो 42nd अमेंडमेंट कहता था कि प्रेसिडेंट के केस में ये बाइंडिंग होगा, हमेशा उनको मानना ही है, लेकिन 44th ने कहा कि नहीं, एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी एडवाइस दिया जाएगा, ये आ गया आपका मैटर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब है कि जो एडवाइस दिया जाएगा वो एडवाइस किसी भी कोर्ट के द्वारा इंक्वायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इंक्वायर नहीं किया जाने का मतलब है कि कोर्ट इनसे नहीं पूछ सकती कि आपने ये एडवाइस दिया, क्यों दिया। हाँ, ग्राउंड ऑफ एडवाइस को जो है सो कोर्ट पूछ सकती है, लेकिन किसी भी एडवाइस के लिए उनको लीगली क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपने ऐसा एडवाइस क्यों दिया, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है या फिर गवर्नर के नाम से होता है, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन। और ये दोनों इम्यून है। इम्यून अर्थात इन पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक ये ऑफिस में है, आर्टिकल 361 के अंदर। और इनका जो भी नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाएगा वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो काउंटर साइन होना चाहिए। काउंटर साइन का मतलब कि मिनिस्टर भी उस पर साइन करे, मिनिस्टर के सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और वो इम्यून होते हैं, इसलिए एडवाइस जो दिया जाएगा वो एडवाइस कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। लेकिन जिस ग्राउंड पे एडवाइस दिया जाएगा वो पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाना था, तो उसमें क्या हुआ कि वहां की गवर्नमेंट, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया तो वहां की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उस रिकमेंडेशन को मांगा, क्योंकि उसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर दिया जो रिकमेंडेशन था, और फिर जो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज की गई थी, प्रेसिडेंट रूल को खत्म करते हुए वहां पे गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर दिया, मतलब जो गवर्नमेंट हटा दी गई थी उसको दोबारा से सत्ता में बिठा दिया। तो यहाँ पे एडवाइस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, बट ग्राउंड को किया जा सकता है कि किस बेसिस पे ये एडवाइस दिया गया। ठीक है, और उसकी जो रेमेडी होगी उसको पूरा किया जाएगा। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहेगा। किसी भी स्थिति का मतलब है कि प्रेसिडेंट कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मानिए कि रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और जब तक अगले प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं तब तक एज ए केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है, केयर टेकर का मतलब होता है जो लोग देखभाल करते हैं, तो बतौर केयर टेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू काम करती रहेगी जब तक कि नई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है। और दूसरा, सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की है कि जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन पर्सनल होना चाहिए। इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन। ये दो चीजें क्लैरिफिकेशन हम कह सकते हैं, क्लैरिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एग्जिस्ट करने की बात क्यों की गई? जो लोगों ने इसका विरोध किया कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गया तो प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट है, तो उन लोगों ने कंटेंशन दिया कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो गया या लोकसभा भंग हो गई, तो लोकसभा भंग होने के बाद ये लोग कलेक्टिवली तो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो जब लोकसभा ही नहीं है तो ये किसके तरफ अकाउंटेबल होंगे? तो इसीलिए इनको भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट शैल की बात की गई है, शैल को मे में रीड नहीं किया जा सकता, अर्थात हमेशा प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है उसकी जरूरत पड़ेगी, ऑल्दो इवन द लोकसभा एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस, उसका एडवाइस का नेचर और इम्पैक्ट। अब आते हैं एक स्पेशल जो पोर्शन है कैबिनेट का। कैबिनेट क्या होता है? ये कह सकते हैं टीम ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स।
सीनियर मिनिस्टर की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से हमेशा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है। तो कुछ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो लोग ही हमेशा ज्यादातर मसले में डिसीजन ले लेते हैं और वो सारा बाइंडिंग होता है सारे मिनिस्टर्स पे। तो ये कैबिनेट जो है ये स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा पोर्शन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कंस्टिट्यूटिंग ऑल सीनियर मिनिस्टर्स, ठीक है। और इनका काम ये जो है चीफ जो है चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के, अर्थात ये लोग जो डिसीजन ले लेते हैं उसी के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता है। मेजरली जो एडवाइस टेंडर किए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और कैबिनेट जो है सो चीफ डिसीजन मेकिंग बॉडी है। डिसीजन मेकिंग, कैबिनेट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, पूरे सीओएम पे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंटमेंट की बात की थी तो उसके ऊपर भी कैबिनेट का ही कंट्रोल होता है। कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कैबिनेट जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कैबिनेट के हाथ में होती है। कैसे? तो देखिए, जैसे कोई बिल बन रहा है, ड्राफ्ट बन गया है, अब उसको कैबिनेट ने जब अप्रूवल दे दिया तो वो क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट बिल का मतलब रूप ले लेता है। उससे पहले वो नॉर्मल बिल होता है। बिल दो तरह के होते हैं, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। तो जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल किसी बिल को मिल जाता है तो वो कैबिनेट गवर्नमेंट बिल हो जाता है। अब आते हैं कैबिनेट की कमिटीज के बारे में। तो कैबिनेट में दो तरह की कमिटी होती है, एक स्टैंडिंग कमिटी होती है जो परमानेंट इन नेचर है, परमानेंट इन नेचर। परमानेंट इन नेचर से मतलब है ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। और एडॉक कमिटी जो होती है ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी का मतलब है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। और जैसे ही पर्पस सॉल्व ये डिस्पेंड कर दिया जाता है। और जिस किसी भी कमिटी में, चाहे वो स्टैंडिंग हो या एडॉक हो, अगर प्राइम मिनिस्टर उसके मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर जो है उसके चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है। चेयरमैन या फिर कहें कि हेड हो जाएंगे उस कमिटी के, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी होता है। अब इसमें क्या है कि कमिटीज में स्टैंडिंग कमिटी यूजुअली 4 तरह की होती है। सबसे पहला है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी। दूसरा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। तीसरा है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। और चौथा है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर। इन तीनों को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है इसी की बात मैंने की थी ऊपर कि जब कभी भी राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर सीएजी या फिर यूपीएससी के मेंबर्स या चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करना होता है तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ही उनको एडवाइस करती है और इसी एडवाइस के बेसिस पे वो रेस्पेक्टिव अपॉइंटमेंट करते हैं। सिमिलर स्टेट लेवल पे भी अवेलेबल होता है, वहां पे इन तीनों के जो हेड होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे और जो वहां के लेजिस्लेटिव मामलों के जो मंत्री होंगे वह इसके हेड होते हैं होम मिनिस्टर। और अगर किसी भी एडॉक कमेटी में चीफ प्राइम मिनिस्टर मेंबर हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएंगे। अगर मानिए वो नहीं है, कोई और सीनियर मेंबर है, तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो उसका चेयरमैन होगा। This is all about Prime Minister, Chief Minister and Council of Ministers within their respective jurisdiction. If still you have any confusion, you can ask me in comment. Thank you so much. Thanks for watching.